Hello students, today we will discuss about polarization by double refraction. हम डबल रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. यहाँ हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम लेट एयर से ग्लास में जा रही है, तो जब एयर से ग्लास में वो बीम एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा? वो अपने पाथ से हल्की सी डेविएट हो जाएगी. लेट दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास. ये इंटरफेस एयर को ग्लास से सेपरेट कर रहा है. तो जब एक बीम आएगी लाइट की, लेट दिस इज नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगी? अपने पाथ से हल्की सी डेविएट हो जाएगी. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी. जब हमारे पास ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो जब हमारी लाइट बीम रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. यहाँ हमें रिफ्रैक्शन में ये सिंगल रे मिलती है. दिस इज सिंपल रिफ्रैक्शन. डबल रिफ्रैक्शन में क्या होता है? स्पेशल टाइप के हम क्रिस्टल लेते हैं. यहाँ पर कैल्साइट क्रिस्टल की हमने बात की थी. तो कैल्साइट क्रिस्टल पे जब एक अनपोलराइज्ड लाइट फॉल होगी, अनपोलराइज्ड लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो एंड डॉट से. दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट की जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सभी डायरेक्शंस में होती हैं, तो या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और एक इन द प्लेन ऑफ पेपर. तो होगा क्या? अगर ये कैल्साइट क्रिस्टल है, यहाँ पर हमारे पास एक रे है अनपोलराइज्ड लाइट की, ये हमारे पास डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, तो यहाँ पर ये रे इसके अंदर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. एक जो रे है, एक पार्ट को हम नाम देते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और एक सेकंड को हम नेम देंगे ऑर्डिनरी रे. इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो इन द प्लेन ऑफ पेपर होंगे, और ऑर्डिनरी के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होंगे. सो when a ray of unpolarized light is made to pass through a doubly refracting crystal like calcite, it splits into ordinary ray and extraordinary ray. It has been found that both these ordinary and extraordinary rays are plane polarized and have vibrations perpendicular to each other. जो स्टार्टिंग में जो हमने रे ली थी वो क्या थी? अनपोलराइज्ड लाइट थी, उसके अंदर दो कंपोनेंट थे. बट जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई तो ये जो दो रेज हमें मिलती हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये क्या होती हैं? प्लेन पोलराइज्ड होती हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं. The ordinary ray is plane polarized in the principal section of the crystal, या अगर हम ये कहें in other words, the vibrations of ordinary rays are perpendicular to the principal section of the crystal, and in extraordinary rays vibrations lies in the principal section. तो ordinary rays की जो vibrations हैं वो perpendicular होंगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी की क्या होंगी? इन द प्लेन ऑफ पेपर. लेट अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पेयर ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल. द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ टू क्रिस्टल आर पैरेलल. यहाँ देखिए, इसमें ये दो कैल्साइट क्रिस्टल ले रखे हैं, एक बीम आ रही है रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. यहाँ से जब फर्स्ट क्रिस्टल से पास आउट हो रही है तो जो दो इमेजेस या जो दो रेज हमें मिल रही हैं वो ये हैं ई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ये एक है ऑर्डिनरी. अब जब ये सेकंड क्रिस्टल से पास आउट होगी तो हमारे पास जो और
अदर इमेजेस मिलेंगी, उसको हम नेम दे देंगे O1 एंड E1। जब ये दोनों क्रिस्टल पैरेलल हैं तो हमारे पास ये दोनों इमेजेस मिलेंगी O1 एंड E1, और इनके बीच में जो सेपरेशन होगी वो किसके इक्वल होगी? टोटल सेपरेशन इज इक्वल टू सम ऑफ सेपरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ईच क्रिस्टल। दोनों क्रिस्टल ने जो सेपरेशन प्रोड्यूस किया उसके सम के इक्वल होगी। तो अगर हम अलग अलग केसेस को डिस्कस करें तो हमारे पास क्या ये 4 केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है? जब ये दोनों क्रिस्टल पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या इमेजेस बाहर आएंगी? O1 एंड E1। इफ़ द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द टू क्रिस्टल आर पैरेलल, two images O1 and E1 are obtained. The ordinary ray from the first crystal pass straight through the second and finally emerge O1 ray. ऐसे ही क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्स्ट क्रिस्टल से पास होगी और सेकंड से हमें इमर्ज होती हुई दिखाई देगी, उसका नेम क्या होगा? E1। Two images or two beams O1 E1 having a total separation equal to sum of separation produced by each crystal are finally seen। ये दोनों images O1 और E1 दिखेंगी हमें। अब क्या करेंगे हम? अगर हम सेकंड क्रिस्टल को हल्का सा रोटेट करते हैं तो हमें ये जो दो इमेजेस हैं O1 और E1, ये दो और नई इमेजेस के साथ दिखाई देंगी। जो दो नई और इमेजेस बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे? O2 और E2, क्योंकि ये स्प्लिट हो जाएंगी ना, O रे और E रे और ज़्यादा स्प्लिट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो, अगर हमने पहले सिंपल एक डॉट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कैल्साइट क्रिस्टल से देखते हैं तो हमें सिंगल डॉट की जगह पे क्या दिखाई देगा? डबल डॉट दिखाई देगा। अब हमारे पास दो इमेजेस हैं O एंड E। अब दो की जगह पे हमें जब हम रोटेट करेंगे तो कितनी दिखाई देंगी? 4। एक डॉट की जगह पे हमें 2 दिखाई दी थी, तो 2 की जगह पे हमें कितनी दिखाई देंगी? 4। If the second crystal is rotated about the incident ray's axis, then 4 images are seen due to splitting of each of ordinary and extraordinary rays on passing through the second crystal. In addition to O1 E1, new images O2 E2 also appear। ये किस एंगल की हम बात कर रहे हैं? जब when the principal section of the crystal are inclined at 45 डिग्री, जब 45 डिग्री का एंगल होगा तो हमारे पास 4 इमेजेस बनेंगी ऑफ सेम ब्राइटनेस। नाउ अब क्या करेंगे? अब और ज़्यादा रोटेट करेंगे तो सेकंड क्रिस्टल इसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आपको पता है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में क्या हो जाएंगी? जो दो इमेजेस, 4 में से 2 इमेजेस क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी। If the principal section of the two crystal becomes perpendicular then to each other, O1 E1 disappears whereas O2 E2 becomes quite bright। अगर हम ये बात करें सिंपल ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, तो जब हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री का एंगल आता है तो हमें इनमें से एक इमेज फुल ब्राइटनेस की दिखाई देती है और एक इमेज डिसअपियर हो जाती है। सेम यहाँ होगा, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी O1 E1 डिसअपियर हो जाएगी और O2 E2 हमें दिखाई देगी। नाउ इफ़ द रोटेशन ऑफ सेकंड क्रिस्टल इज कॉन्टिन्यू, अगर हम फिर से कॉन्टिन्यू रखेंगे और 135 डिग्री के एंगल पे देखेंगे, फिर से हमें 4 इमेजेस दिखाई देंगी ऑफ सेम ब्राइटनेस। जैसे 45 डिग्री के एंगल पे हुआ था वैसे ही 135 डिग्री के एंगल पे देखेंगे हम। नाउ फॉर रोटेशन ऑफ सेकंड क्रिस्टल 180, अब 135 के बाद अगर हम 180 डिग्री के एंगल पे देखते हैं तो फिर से हमारे पास 0 डिग्री एंगल वाला केस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास O2 E2 डिसअपियर हो जाएंगी और सिंपल O1 E1 इमेजेस दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन की है। जो हमने ये केसेस डिस्कस किए हैं 5 के 5, इसको हम मैथमेटिक्स के थ्रू भी देख सकते हैं। वो कैसे? देखिए एक्सप्लेनेशन। लेट द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द टू क्रिस्टल आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ देखिए A B एंड C D।
ये प्रिंसिपल सेक्शंस हैं, दो क्रिस्टल के हमने लिए हैं और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा लिया है। अब क्या होगा, ये दो हैं, ए बी है और सी डी है। व्हेन रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट एंटर्स द फर्स्ट क्रिस्टल, जब एक रे ऑफ लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट फर्स्ट क्रिस्टल के अंदर एंटर करेगी तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? टू प्लेन पोलराइज्ड पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक को हम कहेंगे ऑर्डिनरी रे, ओ रे, और एक को हम कहेंगे ई रे। यहाँ देखिए ये दो क्रिस्टल थे, ये दो क्रिस्टल का प्लेन था हमारे पास। जब एक क्रिस्टल के अंदर अनपोलराइज्ड लाइट एंटर हुई तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ऑर्डिनरी जो कि परपेंडिकुलर होगा और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। क्लियर है? नाउ द वाइब्रेशंस इन ऑर्डिनरी रे आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन ए बी। ऑर्डिनरी की क्या है? परपेंडिकुलर है। और एम्पलीट्यूड हमने कितना ले लिया? ये देखिए ए ले लिया यहाँ पे एम्पलीट्यूड ईच रे का, दोनों का। यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। Let A is the amplitude of each of ordinary and extraordinary in the first crystal which are along। ये किसके along है? P O के along है और ये किसके along है? P E के along है। क्लियर है? The ordinary ray from the first crystal on entering the second crystal। अब एक रे ordinary जब सेकंड क्रिस्टल के अंदर एंटर होगी तो वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो ऑर्डिनरी रे होगी ऑफ एम्पलीट्यूड PO1। देखिए ये ऑर्डिनरी रे सेकंड क्रिस्टल के अंदर जब एंटर करेगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक ये होगी PO1 और एक हमारे पास होगी CD। ये यहाँ पे तो अगर हम इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, ए को अगर मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो ये कंपोनेंट यहाँ बनेगा ए कोस थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनेगा ए साइन थीटा। तो जो हमारे पास ये ऑर्डिनरी रे दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है PO1, इसको हम कह सकते हैं ए कोस थीटा। ये है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन CD। और सेकंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो हमारे पास है PE2। तो यहाँ पर ये कौन सी है हमारे पास? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो। हमारे पास सिंपल जब एक रे एंटर हुई तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब जब ऑर्डिनरी ये वाली रे एंटर होगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो ये पार्ट हो जाएगा PO1 और एक ये पार्ट हो जाएगा PE2। PO1 को हमने ए कोस थीटा कहा क्योंकि अगर हम ए को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये कोस थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा और ये साइन थीटा वाला। सिमिलर मैनर में हमने ई रे को डिवाइड करना है। जब वो ई रे एंटर करेगी सेकंड क्रिस्टल में तो वो भी दो रेज में डिवाइड हो जाएगी। एक होगा पी जब ई रे एंटर होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक कंपोनेंट होगा PO2। ये जो यहाँ E2 लिखा है इसको आप O2 कर लीजिए। ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर, सॉरी रॉन्ग प्रिंट हुआ है यहाँ। दिस इज़ O2। तो एक हो जाएगा हमारे पास PO2, इस साइड एक कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसी साइड होगा, वो क्या होगा हमारे पास PE1। तो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, इसको हम ए साइन थीटा लिखेंगे और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम ए कोस थीटा लिखेंगे। तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी इंटेंसिटी अगर हम देखें O1 और E1 रे की, तो O1 इधर है, E1 इधर है। ए कोस थीटा क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर कोस थीटा। और अगर हम देखें O2, ये O2 है और ये E2 है तो वो हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इमेजेस यही आएंगी, सेम आएंगी जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं यहाँ पर। ये
ये सब देख के आए हैं सेम। नाउ अगर हम थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं या 180 डिग्री ले रहे हैं तो आप सब लोगों को पता है कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 0। कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, O1 E1 रेस की जो इंटेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। साइन वाली जो इंटेंसिटी है O2 E2 रेस की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। सेकंड केस अगर हम दो एंगल लें 45 और 135, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो हमारे पास 4 इमेजेस आएंगी और वो सेम इंटेंसिटी की आएंगी, यही हमने देखा था ऊपर। एंड अगर हम थीटा 90 डिग्री लें तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, O1 E1 डिसअपेयर हो जाएंगी, O2 E2 हमें फुल इंटेंसिटी के साथ दिखाई देंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट polarization by double refraction. So our next topic is Nicol prism. हमने ये देखा कि जब हम एक अनपोलराइज्ड बीम को पास करते हैं कैल्साइट क्रिस्टल से तो वो हमें आगे दो रेज मिलती हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। एक उनमें से होती है ऑर्डिनरी रे जिसकी वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होंगी टू द प्रिंसिपल सेक्शन, और दूसरी क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हैविंग वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन। अब अगर हमें इन इन दोनों इमेजेस में से अगर हमें सिर्फ एक इमेज चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, निकोल प्रिज्म का यूज़ करते हैं, या सिंपल उसको हम निकोल कहते हैं। ये करता क्या है, निकोल प्रिज्म जो हमारे पास दो रेज आती हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में एक को एलिमिनेट कर देगा बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है, यूजुअली ऑर्डिनरी रे को एलिमिनेट करता है और ट्रांसमिट होने देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को। तो हमें जो रे मिलती है आउटपुट में वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिलती है। This prism can be used for producing and analyzing plane polarized light. In the former case, it is polarizer, and in the latter case, it is analyzer. It is an analyzer. करेगा क्या ये स्टूडेंट्स, इसमें हम एक कैल्साइट क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा, जब हम एक बीम को फॉल करवाएंगे अनपोलराइज्ड लाइट की तो यूजली हमें दो रेज मिलती हैं, ये अभी हमने स्टडी किया है डबल रिफ्लेक्शन में। तो उन दोनों में से अगर हमें एक रे चाहिए तो ये हमें उनमें से एक रे कर देगा, एक रे को ये एलिमिनेट कर देगा बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन, Nicol prism is constructed from a calcite rhombohedron whose length is 3 times its breadth. इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स होगी with optic axis in the plane ABCD as shown in figure ABCD. तो ABDC represent a principal section of the crystal. The end face of this crystal are ground so as to reduce the angle at B and D of the principal section from 71 to 68 degree. इन एंड फेसिस को हम ग्राउंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो B और D के यहाँ एंगल बन रहा था वो पहले 71 डिग्री बन रहा था और हमें 68 डिग्री चाहिए था। ठीक है, now after grounding the sides BA and CD and CD of the principal section change respectively to, क्या बन गया वो, BA डैश एंड, यहाँ देखिए BA था पहले, वो क्या हो गया, BA डैश हो गया, और जो पहले यहाँ पर हमें CD था वो CD डैश हो गया, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है डॉटेड लाइन से।
क्रिस्टल इज देन कट अलोंग द प्लेन थ्रू शॉर्टर डायगोनल ए डी। ये इसका शॉर्टर डायगोनल है ए डी, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद ईच ऑफ द साइड सी डी डैश एंड ए बी डैश। क्या करेंगे, देन द टू कट फेसेस आर ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड ऑप्टिकली प्लेन एंड सीमेंटेड टुगेदर बाय यूजिंग अ लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम। अब क्या करेंगे, हमने इस यहाँ से इसको कट कर दिया। अब इस दोनों जो हमारे पास पोर्शन रह गए, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, इन दोनों पोर्शंस को हमारे पास ट्रायंगल शेप में दो पोर्शन रह गए। एक होगा हमारे पास ये पोर्शन और एक होगा हमारे पास ये पोर्शन। हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या करेंगे, हम इनको पॉलिश करेंगे और फिर इन दो हमारे पास लेयर बनी है, मैं आपको अलग अलग ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट दिस इज हमारे पास ये जो दो लेयर्स बनी है, यहाँ इसको हम एक मटेरियल आता है सीमेंट जैसा, उसको कनाडा बाल्सम से यहाँ से इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। इसका रीज़न क्या है वो आगे यहाँ एक्सप्लेन करेंगे हम। कनाडा बाल्सम इज़ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस having value of its refractive index in between the value of refractive index for ordinary and extraordinary rays as given below. So हमने क्या किया, इन दो फेसेस को इसके दोनों पार्ट्स में कट कर दिया और फिर कनाडा बाल्सम मटेरियल से इनको जॉइंट कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कनाडा बाल्सम मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन बिटवीन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के। तो यहाँ इनकी वैल्यू दी हुई है फॉर सोडियम लाइट म्यू नॉट, मीन्स ऑर्डिनरी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.66 है, कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.486 है। मीन्स जो कनाडा बाल्सम होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए क्या काम करेगा, डेंसर का काम करेगा, और ऑर्डिनरी के लिए क्या काम करेगा, वो रेयर का काम करेगा। तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यहाँ देखना है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको पता होगा दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो लाइट अगर ऑर्डिनरी रे की हम बात करें, लाइट ये रे और यहाँ से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ कनाडा बाल्सम की तरफ जाएगी, तो 1.66 से अगर वो 1.55 में जा रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही है। सो बस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड सेकंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ इन्होंने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर रखा है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स म्यू सी बी। म्यू सी बी क्या है हमारे पास 1.55 अपॉन म्यू ओ, ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 बाय 1.66 करेंगे तो क्रिटिकल एंगल की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 69 डिग्री। सो देखिए, व्हेन अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, एसपी नेम है रे का, इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ निकोल नियरली पैरेलल टू बी डी डैश, देन रे इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द वाइब्रेशन ऑफ दीज टू रेज आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो द ओ रे, ऑर्डिनरी रे, एज इट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ऑर्डिनरी रे ट्रैवल करेगी डेंसर 1.66 टू अ रेयर मीडियम कनाडा बाल्सम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तो वो क्या करेगी, सफ़र करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या करेंगे, 69 से ज़्यादा कर देंगे क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी हैं। तो this totally reflected ray is then absorbed by the lamp
ब्लैक कोटिंग प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ द प्रिज्म। अब क्या होगा, यहाँ से ऑर्डिनरी रे यहाँ पे आगे पास आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आगे यहाँ से हमें पास आउट होती हुई दिखाई देगी, और जो ऑर्डिनरी रे है यहाँ सफ़र करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो यहाँ नीचे की ओर चली जाएगी, मीन्स एलिमिनेट हो जाएगी। हमें सिर्फ आउटपुट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिलेगी। सो क्या देखा यहाँ हमने स्टूडेंट्स, जो निकोल प्रिज्म है वो किस काम आता है। जो डबल रिफ्रैक्शन में हमें दो रेज मिलती हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर हमें उनमें से एक रे चाहिए तो हम क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म का यूज़ करेंगे। निकोल प्रिज्म क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से एक रे को एलिमिनेट कर देगा और हमें आउटपुट में सिर्फ एक रे देगा। नाउ लिमिटेशंस ऑफ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म की लिमिटेशंस क्या होंगी। सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है एंगल को लेकर, कि इन केस अगर इंसिडेंट रे जो हम स्ट्राइक करवा रहे हैं उसका एंगल अगर थोड़ा सा लेस हो गया या थोड़ा सा ग्रेटर हो गया 69 से, तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नहीं मिलेगा। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना ही शो नहीं हुआ तो एक रे जो एलिमिनेट होनी चाहिए थी वो नहीं होंगी, और हमें आउटपुट में दोनों की दोनों रेस मिल जाएंगी, ऑर्डिनरी भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। एक तो इसकी ये लिमिटेशन है। एक इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हमें एलिमिनेट हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, तो हमारे पास जो रे आएगी ऑर्डिनरी रे आएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नहीं करना, ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डिनरी रे करनी है, तो एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम रे ऑफ इंसिडेंट बीम ऑन द निकोल प्रिज्म शुड बी limited to approximate 28 degree. Now uses of Nicol prisms. निकोल प्रिज्म्स के यूजेस में हम क्या देखेंगे कि अगर हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं दो प्रिज्म्स का, एक को हम क्या कहेंगे, पोलराइज़र P एक्ट एज पोलराइज़र एंड A एज एक्ट एज एनालाइज़र। तो जो दो कॉम्बिनेशन होगा इनका निकोल प्रिज्म्स का, उन्हें हम कहेंगे पोलैरिस्कोप। ये सेम वे से काम करेगा जो अभी तक हमने स्टडी किया है, कि अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास लाइट यहाँ हमें आउटपुट में मिलेगी। इन दोनों केसेस में अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो लाइट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिलेगी आउटपुट में। नाउ सो दिस इज़ ऑल अबाउट निकोल प्रिज्म। ये स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में लेंथी क्वेश्चंस में से एक है, जो कि 5 मार्क्स और 6 मार्क्स में आ सकता है, और जो डबल रिफ्रैक्शन है वो भी लेंथी क्वेश्चंस में से है। तो आप ये अच्छे से कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू।